हेलो लर्नर्स। लास्ट टाइम हमने मैनेजमेंट की थ्योरीज़ डिस्कस की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो टेलर का जो मैनेजमेंट थ्योरी था उसको क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। ये एम्फसाइज़ करते हैं एफिशिएंसी, मच लाइक मैक्स वेबर भी जो थ्योरी दिए थे वो एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट पे ही उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी। और वैसे ही टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये टोटली डिपेंड करता है वर्कर्स की एफिशिएंसी पे। अकॉर्डिंग टू टेलर, rather than scolding employees for every minor mistakes, employers should reward workers for increased productivity। तो टेलर का मानना था कि एम्प्लॉयज़ जो भी अपने काम में गलती करते हैं उनको बार बार स्कॉल्ड करने की बजाय हमें उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने पर उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल भी होगा। पर अगर हम एम्प्लॉयज़ को हर बात पे डांटते फटकारते हैं और उन्हें स्कॉल्ड करते हैं तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पे इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। टेलर का बेसिक फंडा है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव कराओ और उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दो, जिनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है उन्हें रिवॉर्ड दो। टेलर बिलीव्ड दैट ऑल वर्कर्स वर मोटिवेटेड बाय मनी, सो ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ अ फेयर डेज पे फॉर अ फेयर डेज वर्क। इसका मतलब ये है कि टेलर का मानना था कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड होते हैं मनी से, पैसे से। तो इसीलिए एक दिन में जो जितना काम करता है उन्हें उस हिसाब से ही पेमेंट देना चाहिए। यहाँ हम एम्प्लॉयज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि टेलर जो थे वो शॉप फ्लोर के वर्कर्स के लिए ये थ्योरी बनाए थे। ये सुपरवाइज़र, सुपीरियर्स या जो हायर अथॉरिटी है, मैनेजर्स हैं, उनके लिए थ्योरी बिल्कुल नहीं है। ये फैक्ट्रीज़ में या छोटे मोटी जो कंपनीज़ है वहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं स्पेशली फैक्ट्रीज़ में, उनके लिए ये थ्योरी है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ वर्कर डिडंट अचीव एनफ इन अ डे, ही डिडंट डिज़र्व टू बी पेड एज मच एज अनदर वर्कर हु हैज़ स्लाइटली हाईली प्रोडक्टिव। तो जो वर्कर एक दिन में ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते कि उन्हें ज़्यादा पे किया जाए। रैदर जिनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें ज़्यादा पे किया जाए। एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए पूरे दिन में वर्कर ए ने 10 यूनिट्स बनाए और वर्कर बी ने 8 यूनिट्स बनाए, तो वर्कर ए डिज़र्व करता है कि उसे ज़्यादा पेमेंट मिले और वर्कर बी जिसने सिर्फ 8 यूनिट्स बनाए वो डिज़र्व करता है कि उसे कम पेमेंट मिले। इससे बिल्कुल इस प्रोसेस में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिसने जितना काम किया उसको उतना पेमेंट मिला। टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी टेलर के थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स इन विच फर्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स टास्क आर ब्रोकन इनटू स्मॉल। तो टाइम का मतलब आपको पता है समय, और मोशन का मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब काम, कितना काम हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम पे, कितना ज़्यादा काम हुआ, इसकी स्टडी करना। तो इनका अपने वर्कर्स के काम पे बर्ड आई व्यू होता था। और इसका जो पहला पार्ट ये है कि जितने भी बड़े टास्क हों उसको स्मॉल टास्क में पहले तोड़ दिया जाए। देन सेकेंड इज़ द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स taken by the employee in performing those steps is carefully observed to eliminate wasteful motions। और उन छोटे छोटे कामों को एक सीक्वेंस में किया जाए, 1 2 3 4 सीक्वेंस में, और उसमें जो भी हमें लगे कि वो वेस्टफुल मोशन है उसको एलिमिनेट करें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो मज़दूर क्या करते हैं, अपने सर पे ईंटा लेके या बालू या गिट्टी कुछ भी वो ऊपर, या फिर मशीन में उनका मिक्सचर बना के सीमेंट और गिट्टी भी होती है उसमें, बालू भी होता है, उनका
अप्रोप्रिएट क्वांटिटी का मिक्सचर बना के वो सर पे लेके ऊपर तक जाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम चलते जाता है। रैदर उनका कहना ये है कि जब हर मज़दूर लाइन से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है तो जाने और आने में टाइम बर्बाद होता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इस काम को और ज़्यादा कम समय में कैसे किया जा सकता है। तो उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये है कि लिफ्ट के थ्रू या ट्रॉली के थ्रू, ऊपर से ट्रॉली नीचे है, 2 ट्रॉली का अरेंजमेंट करिए। एक ट्रॉली से सामान ऊपर जा रहा है और दूसरी खाली ट्रॉली आ रही है। जब तक पहला सामान ऊपर गया 5th फ्लोर तक, तब तक दूसरे में लोडिंग हुआ। तो लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली चलता रहे तो वर्कर बहुत कम समय में पूरा जो मटेरियल है वो ऊपर 5th फ्लोर तक या जो भी फ्लोर हो वो ऊपर तक कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पहुंचा सकेंगे। तो इससे क्या होगा, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि इस काम को करने की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आएगा। सो दीज आर जनरली अप्रोप्रिएट फॉर रिपीटेटिव टास्क्स। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी मटेरियल है, गिट्टी बालू सीमेंट जो भी, वो ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, जब तक कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर या 10th फ्लोर या 28th फ्लोर, जितने भी फ्लोर हैं, वो कंटिन्यूसली काम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक चलते रहता है। तो ऐसे जो रिपीटेटिव काम होते हैं उसके लिए ये टाइम एंड मोशन स्टडी बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें कम समय में हम आउटपुट मैक्सिमम ले सकते हैं। तो हर घंटे जितना आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा है, और वेस्टफुल मोशन है जो मज़दूर के आने जाने में जो समय बर्बाद हो रहा है वो ओवरऑल देखिएगा तो वो बिल्कुल काम रिड्यूस्ड होके जो 1 मंथ का काम है वो 15 डेज़ में हो जाएगा, क्योंकि जाने आने का समय बच रहा है यहाँ और काम बिल्कुल फास्ट हो रहा है। So time and motion studies were pioneered by the US industrial engineer F.W. Taylor। तो जो टेलर थे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे, एंड डेवलप्ड बाय फ्रैंक एंड लीनियन गिलबर्ट। तो फ्रैंक उनके फ्रेंड थे और लीनियन गिलबर्ट फ्रैंक की वाइफ थी। तो F.W. टेलर थे, उनके कलीग, उनके फ्रेंड थे फ्रैंक, और उनकी वाइफ लिलियन गिलबर्ट। ये डेवलप किया था फ्रैंक और गिलबर्ट ने, और इसको थ्योरी में ट्रांसफॉर्म किया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनका कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी काम को जब करते हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रूल ऑफ थंब से नहीं करना है, हमेशा उसमें कुछ इनोवेशन होना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी लाइए, इम्प्रूवमेंट करिए, उसको अपने अलग तरीके से इनोवेटिव वे में करिए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्सटीट्यूटेड बाय द मेथड्स डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। आप अगर उस काम को कर रहे हो तो आप उस काम को एनालाइज करिए कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। This principle is concerned with selecting the best way of performing a job through the application of scientific analysis and not by intuition of hit and trial methods। तो इस काम को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एनालाइज करिए, एनालिसिस करिए, और हिट एंड ट्रायल मेथड को मत अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हारमोनी नॉट discord. Taylor emphasized that there should be complete harmony between the workers and the management, since if there is any conflict between the two, it will not be beneficial either for the workers or the management। तो टेलर ये मानते हैं कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय या वर्कर के बीच प्रॉपर हारमोनी होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं बार बार एम्प्लॉय का टर्म यूज़ कर रही हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऑलवेज़ वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में बात हो रही है। ग्राउंड फ्लोर शॉप फ्लोर के वर्कर हैं और मैनेजमेंट है, उनके बीच की बात हो रही है। तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल इधर। तो इन ये दोनों के लिए घाटे का सौदा है, चाहे वो वर्कर हो या मैनेजमेंट हो। उन लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा
तो वो आपस में एक साथ अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यहाँ पे पे के हिसाब फेयर डे वर्क के हिसाब से फेयर पेमेंट मिलता है। तो उनकी अगर एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, और मैनेजमेंट को एक दिन में वो जितना आउटपुट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में लूज़ लूज़ सिचुएशन है, दोनों को लॉस होगा। बोथ द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़ शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस बिकॉज हारमनी होना, ये आप लोगों को सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच हारमनी होनी चाहिए, तभी काम अच्छे से चलेगा। अगर एक पार्ट भी ख़राब होगा तो दोनों को फ़र्क पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि आप जो भी सरप्लस, इसका ये तरीका ये है कि कैसे ये पॉसिबल है। तो ये है कि शेयरिंग अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी प्रॉफिट हो वो अपने वर्कर्स के साथ उसको शेयर करिए, चाहे इंसेंटिव के फॉर्म में या फिर पर्क्स के फॉर्म में। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं उसे प्रॉपर ट्रेनिंग कराइए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, उस काम को अच्छे से कर सके, जिससे कि उसे भी मौका मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट हासिल कर सके। डिवीज़न ऑफ वर्क, एक ही इंसान पे बहुत सारा काम थोपने के बजाय आप काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और हर एम्प्लॉय को सिर्फ वही काम की दीजिए जो वो कर सकता है। टीम स्पिरिट में एम्प्लॉय जो है वो एज अ टीम, एज अ ग्रुप बहुत अच्छे से काम करें। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा करूं या तुम अच्छा करो, एज अ ग्रुप उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और वो कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हो। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सारे वर्कर्स को मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने चाहिए और मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के साथ अनफेयर नहीं करना चाहिए। सिंसियरिटी, दोनों को सिंसियरली काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो सिंसियरिटी के बारे में आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर डिसिप्लिन होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और सिंसियरिटी होगी तो बट ऑब्वियस है कि जो आउटपुट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये जो हारमनी है इसी को ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है उन्होंने इस स्लाइड में। और ये कंटेंट मैंने अनअकैडमी से लिया है, तो आई होप कि कुछ इमेज एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। तो कोऑपरेशन में क्या होता है कि अगर आप कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो तो सेंस ऑफ गुडविल आता है, वो आपको प्राउड फील होती है। मैनेजर्स एज वेल एज वर्कर्स जो भी वहाँ काम कर रहे हो उसमें इंटरनल कंपटीशन, नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल कंपटीशन होता है। अगर इंटरनल कंपटीशन होगा तो सभी लोग चाहेंगे कि मैं अच्छा करूँ, मैं अच्छा करूँ। इस होड़ में सारे ही लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं और आउटपुट अच्छा होता है। Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर हैं हर किसी को वही काम दिया जाए जिसमें वो काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें वो वेल वर्स्ड हैं। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है वो टाइपिंग में काफ़ी अच्छा है तो आप उसको वही काम दीजिए कि वो अच्छे से पूरी अपनी फुल स्पीड के साथ टाइपिंग कर सके। अगर कोई बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप उसको कम्युनिकेशन का काम दीजिए ताकि वो अच्छे से, चाहे वर्ड ऑफ माउथ हो या फिर रिटन कम्युनिकेशन हो या ओरल हो, जैसे भी मैसेज को अच्छे से पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रांसफॉर्म कर सके। तो efficiency of any organization also depends on the skills and capabilities of its employees to a great extent. Thus, providing training to the workers was considered essential in order to learn the best method developed to the use of scientific approach। तो efficiency अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए उसके साथ साथ क्या है कि जो भी वर्कर है वो जिस फील्ड में अच्छा है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी जाए ताकि उसका जो काम करने तक का तरीका है और बेहतरीन हो जाए। एम्प्लॉय शुड बी सफिशिएंटली साइंटिफिकली सेलेक्टेड। तो साइंटिफिकली सेलेक्टेड का मतलब है कि कौन सा वर्कर किस काम में अच्छा है इसको बिल्कुल साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए और उन्हें वही काम देना चाहिए जिसमें वो अच्छा है। द वर्क असाइंड टू ईच एम्प्लॉय शुड बी
suits his or her physical, mental and intellectual capabilities. Efficient employees produce more टू अर्न मोर. तो जैसा कि ये साइंटिफिक है, टाइम एंड मोशन बेस्ड है ये थ्योरी, तो वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, और जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना उनको पेमेंट मिलेगी. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है और एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है. तो आई होप आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी. इसका बेसिक फंडा है कि जो काम है उसको साइंटिफिकली किया जाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, यानी कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिले. यही था टेलर का कॉन्सेप्ट. सो अगर आपको कोई स्लाइड या कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो या मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करिए, कॉल करिए, सोशल साइट्स पे कमेंट करिए, और अपने पर्सनल, जैसा मैं डेली बोलती हूँ, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, बुक से पढ़िए, मेरे लेसन को सुनिए और अपने पर्सनल नोट्स बनाइए. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, हैप्पी लर्निंग.